हेलो स्टूडेंट्स। वर्तमान स्थिति में कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई हम लोगों का काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। आई होप श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर के तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि आप घर पर ही बैठकर परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से कर लें। तो यहाँ गणित के ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे प्रत्येक दिन, जिसमें आपको आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से होगा, अर्थात आपके एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी क्वेश्चन को खूब आप प्रैक्टिस करोगे और इसमें एक क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व किए गए हैं उस क्वेश्चन के तरह उसी तरह से आप रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके एक कॉपी ऐसे बनाना है जिसमें प्रत्येक दिन जो आपको भेजा जा रहा है, नंबर 1 ये जो फर्स्ट वीडियो जा रहा है फिर कोचिंग के तरफ से, जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके पास जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे तरह से काम कर लेंगे। यानी इसको आप एक कॉपी में बना लेंगे ताकि प्रैक्टिस करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसकी सहायता से हम किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हमारे पास दो बिंदु दिया गया है, जिसमें पहला बिंदु 2,3 है, दूसरा -6,2 है, ये दो बिंदु दिए गए हैं। ये जो फर्स्ट बिंदु है, कॉमा से पहले जो वैल्यू है वह x कोऑर्डिनेट है और कॉमा के बाद जो बिंदु है वो y कोऑर्डिनेट है। और यहाँ जो दूसरा जो बिंदु है -6,2, इसका x कोऑर्डिनेट -6 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो बात अगर हम करें इस प्रकार से, सभी प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया है जो कि क्वेश्चन नंबर बी है, ओके, जिसमें एक क्वेश्चन हमने लिखा है a -5,7 b -3,7, यानी कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए उसमें से एक को हमने मान लिया a और दूसरे को b मान लिया। ये जो a पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को हमने x1 लिखा, x1 बराबर -5, और a पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसको हमने y1 लिया, y1 बराबर 7। इसी प्रकार b पॉइंट के x कोऑर्डिनेट यानी -1 को हमने x2 लिखा और b पॉइंट के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को हमने 3 लिखा, यानी ये y2 का वैल्यू हो गया। यानी सिंपल आप समझो इस प्रकार से कि a का जो x कोऑर्डिनेट है x1, x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1, y2 बराबर 3, ये हमारे वैल्यू है। दूरी सूत्र में, जैसा कि दूरी सूत्र में अब ये सारे के सारे फॉर्मूला आप याद कर लोगे। जैसा कि दूरी सूत्र यहाँ दिया गया है उसको हमने लिख लिया। x2 के प्लेस पर जैसा कि देख रहे हैं कि -1 है तो हमने -1 पुट किया, माइनस x1 के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, -5। तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में है तो मैंने माइनस लिखा, -5 फिर लिखा, बिकॉज x1 का वैल्यू -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 है तो हमने 3 लिखा, माइनस y1 का वैल्यू क्या लिखा है, y1 का वैल्यू 7 लिखा है तो 7 लिख लिया, होल स्क्वायर। और इसको जब हमने सॉल्यूशन किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो √32 है, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात दिए गए दो बिंदुओं के बीच का दूरी 32 यूनिट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालें। जैसा कि हमें पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और उस बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी निकालना हो तो हम उस बिंदु के x निर्देशांक का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के स्क्वायर को सम करके रूट के अंदर डाल देते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू फाइंड होता है वह वैल्यू मूल बिंदु से दूरी को बताता है, ओके। तो जैसा कि हम लोग मूल बिंदु से दूरी निकालने का हम लोग यहाँ सूत्र देख रहे हैं, तो ये √x² जो y² है। क्वेश्चन नंबर सी को हमने हल किया है, उस बिंदु को हमने P मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, 2,3 है। तो ये हमारा x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² जो y², अर्थात √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको हम ऐड करेंगे तो √13, यानी 2,3 जो बिंदु है उसका मूल बिंदु से दूरी हो गया √13 यूनिट। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों खूब जोश के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन
में आपको अच्छा नंबर लाना है, तो अच्छा नंबर लाने के लिए आपको रेगुलर जो कोचिंग के द्वारा होमवर्क दिए जा रहे हैं उस पर काम करने होंगे, और मैक्सिमम कोचिंग आपके प्रयास ये करेंगे कि आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आए। भले अभी कोचिंग बंद है लेकिन खुलने तक की देर है, जैसी कोचिंग खुलेगा तो फिर पढ़ाई हम लोग एक नए जोश से करेंगे। ओके, तो चलिए अब अगले अगले हम लोग सूत्र को देखते हैं जो विभाजन सूत्र है। तो जैसा कि विभाजन सूत्र में देखा जा रहा है, ये आप जो देख पा रहे हो पॉइंट, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इस रेखाखंड को m1 इंटू m1 इस टू n1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर P बिंदु दिए गए रेखाखंड को m1 इस टू n1 में डिवाइड करता है तो P बिंदु का निर्देशांक हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। ओके, तो आप सूत्र का यूज करेंगे, क्वेश्चन आपका बनेगा। जो 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझकर बनाने का कोशिश करेंगे। हम यहां सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि बिंदुओं 3,5 और 7,9 को मिलाने वाला रेखाखंड पर एक बिंदु P इस प्रकार का है कि जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, तो P बिंदु का निर्देशांक होगा क्या। तो डरना नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको सेक्शन फार्मूला का यूज करना है। ओके, तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि सेक्शन फार्मूला क्या है, तो m1 x2 प्लस n1 x1 अपॉन m1 प्लस n1 कॉमा m1 y2 प्लस n1 y1 बाई m1 प्लस n1। ओके, यहां गलत लिखे गए हैं, n1 होगा, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो दिए गए PQ रेखाखंड को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि यहां हम लोग P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसको हमने x1 लिखा, 5 y1 का वैल्यू है, 7 x2 का वैल्यू है, 9 y2 का वैल्यू है, और ये P, और सॉरी यहाँ P नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर हम इस P को Q मान लेते हैं, Q भी नहीं मान सकते हैं, इसको M मान लेते हैं। ओके, M पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना था, आप यहाँ पर M से इसको करेक्ट कर लोगे। होते हैं छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, आप इसको इग्नोर करते हुए काम करेंगे। और ये जो इस 2 में लिखा है ये 1 m1 का वैल्यू और ये 2 n1 का वैल्यू। अब आपको ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करने हैं और पुट करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, तो जैसा कि हमने यहां पर वैल्यू पुट किया और इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 13/3, 19/3, यानी यह जो बिंदु M था उसका कोऑर्डिनेट हमने यहां पर फाइंड कर लिया, जो कि हमारा आंसर हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस सभी क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करेंगे। अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप बेहिचक इसका आंसर देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो किसी 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना काफी आसान होता है, जो हमारे सामने ये फॉर्मूला लिखे गए हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करने होंगे और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने होंगे, तो दिए गए रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो जैसा कि यहां पर कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ई हमने हल किया है, जिसमें 2,8 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट 6,4 दिया है, ये x1 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू जो कि हमने लिख लिया है। इसमें वैल्यू को हमने पुट किया और कैलकुलेशन करने पर 4,6 आया है। यानी यह एक ऐसा बिंदु है जो रेखाखंड यानी कि जो AB पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक को दर्शाता है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की चर्चा हम लोग करेंगे। ओके, तो इसमें क्या करने हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक निम्न हो, 3 असंरेख अगर हमारे पास बिंदु गिवन होंगे, 3
अलग अलग रेखा में अगर बिंदु दिए गए हैं तो उनसे जो मिलने वाले रेखाखंड होंगे वह क्या होगा, एक त्रिभुज को फॉर्म करेगा, जैसा कि हम लोग यहां देख रहे हैं। ओके, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये एक सूत्र होता है, इस सूत्र का यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो दिया गया है उसमें से हमने ए नंबर क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है और उसको सॉल्व किया है। तो आप ए नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझेंगे ताकि आपको रिमेनिंग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाई ना हो। जैसा कि एक पॉइंट हमने यहां लिखा है जिसका कोऑर्डिनेट A1, 2 है, इसमें A1 x1 का वैल्यू है, 2 x2 का वैल्यू है। सॉरी, यहां पर x2 का वैल्यू -2, x3 का वैल्यू -3, y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 3 और y3 का वैल्यू -4। और हमने यहां पर वैल्यू लिख लिया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसको बनाएंगे। ओके, तो सूत्र हमने यहां पर लिख लिया है जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके, आप यहां पर थोड़ा क्रम पर ध्यान रखोगे तो सूत्र याद हो जाएगा। x y माइनस वाई 3 बार लिख लेना है, बीच में प्लस का साइन लिखना है। 1 2 3, जस्ट यहां समझिए, आप सर्कल पर समझिए। ये 1 हमने मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अगर हम 1 क्रम से स्टार्ट करते हैं तो क्या है 1, ओके 1 तब 2 तब 3, तब यहां पर पुट करिए 1 2 3। फिर 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 2 तब 3 तब 1 तब 2 3 1। फिर 3 से स्टार्ट करें तो 3 1 2, एरो के आपको अलोंग चलना है और उसको भर देना है। आपके पास फॉर्मूला हो गया, उन सभी मानों को हमने यहां पर भर दिया है और उसको सॉल्यूशन किया है और हमारे पास रिजल्ट आया 11। और एरिया जब भी निकालते हैं तो यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इन सभी रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो मैं आशीष आनंद ये उम्मीद करता हूं कि आप घर बैठकर ही अच्छी तरह से भी पढ़ाई करेंगे। ओके, फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी जो एक क्वेश्चन को मैंने हल किया है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको उसी प्रकार उस क्वेश्चन को बना लेने हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्टली विवेचक या विविक्तर ज्ञात करे लिखा गया है। हम लोग यहाँ जो भी समीकरण देख पा रहे हैं, समीकरण मैंने क्वेश्चन नंबर A B C D E में, ये सभी के सभी द्विघात समीकरण हैं। और द्विघात समीकरण में विवेचक या विविक्तर का तात्पर्य क्या होते हैं? समीकरण में जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x एक वेरिएबल दिख रहा है, यानी x के ऐसे मान जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वह मान इस समीकरण के मूल कहे जाएंगे। यानी कि x के वे सभी मान इस समीकरण के मूल होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो बात। तो बात आता है कि हम लोग बिना समीकरण को हल किए हुए भी एक ऐसी विधि मैंने एक ऐसा फॉर्मूला का हम यूज करके हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम तो उसके मूल के प्रकृति को जान सकते हैं, अर्थात उसका हल कैसा होगा उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ओके, तो विवेचक या विविक्तर होता क्या है? तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति को बताता है। आप सिंपल इतना बात ध्यान रखो, विवेचक के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसी को हम लोग विवेचक विविक्तर कहते हैं। जैसा कि यहाँ आपको पहला समीकरण दिख रहा है x² + 2x + 5 = 0। इस समीकरण में x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक 2 है और अचर पद 5 है। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ यहाँ a x² के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। x के गुणांक का गुणांक b होता है और अचर पद c है। यानी c आपको समीकरण में, अगर इस समीकरण में c का मतलब अगर या c का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका मतलब अचर पद क्या है उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके,
x का गुणांक तो 2 आपको b का वैल्यू है, और a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 1x²। तो इसी प्रकार हम सभी समीकरणों में ए बी सी का मान अगर हम सोचे तो b अगर हम क्वेश्चन नंबर में देखें तो x² का गुणांक -1 होगा, x का गुणांक 2 होगा, और कांस्टेंट टर्म 7 है। और ये लास्ट ये जो c आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, x² का गुणांक अर्थात a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू x का गुणांक होता है जो कि -5 है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये -5 b का वैल्यू, और -2 ये कांस्टेंट टर्म है यानी c के वैल्यू। इसी प्रकार हम पांचों क्वेश्चन में ये बात खोजने की अगर बात आए तो हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसमें हमने क्वेश्चन बी को हल किया है। इसमें बी नंबर क्वेश्चन जो लिखा है हमने यहाँ लिखा है, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है विवेचक के। आपसे कभी कोई पूछे विवेचक का फॉर्मूला बताएं तो b² - 4ac आपको बताना है। तो यहाँ ए बी सी का मान हमने लिखा विवेचक बराबर d बराबर b² - 4ac। जैसा कि यहाँ b का वैल्यू 2 दिया है तो हमने 2 भरा, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू व्हाट क्या है तो -1 है, तो हमने -1 भरा इंटू c का वैल्यू 7 है, हमने 7 भरा, 2 का स्क्वायर 4, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर 28 आता है। ओके, और जब हम 28 और 4 दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है जो 32 है, यह इस समीकरण का क्या कहलाएगा तो विवेचक कहलाएगा। यानी विवेचक आपको बाकी रिमेंस क्वेश्चन में जो भी निकालना है आप इसी तरह से विवेचक निकाल लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। जैसा कि मूल हमने आपको समझाया कि समीकरण के वे सभी मान जो उसको हल माने उसको सेटिस्फाई करते हो वे मान उसके मूल कहे जाएंगे। तो द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक ऐसे 2 ही मान संभव हैं x के द्विघात समीकरण के संदर्भ में कि वह मान उसको सेटिस्फाई करेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू 2 ही होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेगा, 2 से अधिक वैल्यू संभव नहीं है। तो एक अगर हम एक को अल्फा और दूसरे को अगर हम बीटा मानते हैं तो मूलों का योगफल का तात्पर्य हो गया अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक यानी अर्थात -b/a। ए बी सी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझा दिया था। अब मूलों का गुणनफल जैसा कि हम देख रहे हैं कि मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटा x² का गुणांक अर्थात c/a। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल इससे आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ जो 5 क्वेश्चन हमने फिर लिखा है इसमें हमने बी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बी क्वेश्चन हमने लिख लिया, और इसमें ए बी सी का मान हमने लिखा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मूलों का योगफल निकाले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। माइनस तो माइनस, b का वैल्यू 7 है तो 7 हमने पुट किया, और a की जगह पर 3 हमने पुट किया बिकॉज a का मान 3 है। तो मूलों का योगफल यहाँ -7/3 हमारा आंसर हो गया। और साथ ही साथ इसमें मूलों का गुणनफल भी कहा जा रहा है निकालने के लिए इस क्वेश्चन में, तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात c/a। c का वैल्यू हमें ज्ञात है 6/3 अर्थात इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2, यानी -7/3 दिए गए क्वेश्चन के मूलों का योगफल हुआ और 2 इसके गुणनफल हो गए। ये हमारे आंसर हो गए। अगले क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कि निम्न समीकरणों का हल करें, अर्थात हल करने का मतलब x का मान निकाले जो इसको सेटिस्फाई करते हो, x के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो बात आता है कि जो हमने समीकरण यहाँ लिखा है इसको हल करना है हमें। ओके, तो कुछ यहाँ इक्वेशन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी जिसको हमने हल किया है, जिसमें लिखा है 7x² - 28 = 0। हमने क्या किया, -28 को राइट हैंड साइड ले गया तो माइनस में है वैल्यू, तो राइट हैंड साइड ले जाने पर प्लस में होगा, तो -28 को राइट हैंड साइड हमने ले गया तो +28 हो गया। अब x² के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो मतलब x² को जब आप निकालोगे तो 7 चला जाएगा राइट हैंड साइड में बाई में, अर्थात पहले से 28 है, 28 के बाई में 7 चला जाएगा, तो यानी 4 अब 4 आपको बचा, 4 बचा। x जब निकालोगे तो √4 होगा, रूट जब भी आएगा तो उसके पहले प्लस माइनस साइन आपको देने हैं।
और इक्वल्स टू 4 का रूट 2 तो प्लस माइनस 2, यानी हल हो गया इस इक्वेशन का 2, -2। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मूलों की प्रकृति यानी विवेचक जो होता है किसी भी मूल की प्रकृति को बताता है। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखा है जिसको आपको याद करने हैं। डी का मतलब विवेचक, b² - 4ac। अगर इसका मान हम लोग निकाले, यानी अर्थात विवेचक का मान निकाले, अगर वह मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होने का मतलब तो आपको समझ में आता है कि पॉजिटिव वैल्यू हो, मीन्स 0 से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 2/3 यानी पॉजिटिव हो, प्लस में वैल्यू हो। तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में मूलों की प्रकृति की बात अगर की जाए तो वास्तविक एवं मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर विवेचक हम निकालते हैं, अगर 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में हम मूलों की प्रकृति में क्या लिखेंगे, तो मूल वास्तविक और समान होगा। साथ ही साथ अगर डी 0 से छोटा हो जाए, अर्थात डी का मान ऋणात्मक हो, तो उस स्थिति में हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। तो हमने यहाँ पर 5 प्रश्न हमने लिखा है, जिसमें एक प्रश्न डी है जिसको हमने सॉल्व किया है। तो हमने सबसे पहला काम किया, विवेचक निकाला। तो हमने क्या किया, जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं समीकरण की 3x² - 2x + 3 = 0 है। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 3, तो d बराबर b² - 4ac दिया है। ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हैं तो आपको सर्वप्रथम आपको विवेचक ज्ञात करने ही होंगे। तो हमने विवेचक निकाला, तो -2 का स्क्वायर 4 और -4 इंटू ए का वैल्यू हमने 3 पुट किया और सी के जगह पर 3 पुट किया, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 36 है, यानी 4 इंटू 36 मीन्स -32। जैसा कि यहाँ विवेचक देखने से हमें लगता है कि यह माइनस में है, अर्थात 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होने की स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक नहीं होगी। तो चूंकि d 0 से छोटा है इसलिए मूल वास्तविक नहीं होगा, ये हम लिखकर छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जैसा कि दिया गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय के मूल बराबर होंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि मूल बराबर होने का एक ही शर्त है कि विवेचक 0 के बराबर होना चाहिए। तो इन सभी स्थिति में k का मान निकालना है ताकि मूल बराबर हो जाए। तो हल में हमने क्वेश्चन नंबर डी को चुना है। ओके, तो डी नंबर क्वेश्चन में ABC का मान हमने लिखा। मूल बराबर होने के लिए शर्त क्या होता है, d बराबर 0, d बराबर b² - 4ac बराबर 0। तो b के जगह पर 1 हमने पुट किया, 1 के स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k इक्वल टू 0, 1 - 4 के इक्वल टू 0। अब यहाँ से -4 के रहने दिए, 1 को राइट हैंड साइड लेगा तो -1 माइनस कट गया, तो k निकालेंगे तो 4 जाएगा बड़ा में 1/4। यानी अगर हम इस इक्वेशन में k के जगह पर 1/4 पुट कर दे तो तब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो मूल उसका वास्तविक आएगा और साथ ही साथ बराबर आएगा। बराबर का मतलब यहाँ पर क्या है, वास्तविक का मतलब हो गया वास्तविक संख्या होगी, और यहाँ बराबर का मतलब हो गया कि दो जो हमारे पास वैल्यू आने हैं दोनों के दोनों वैल्यू सेम होंगे, अर्थात दोनों बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको वीडियो में जितने भी बातों को हमने समझाया वो सभी बात आपको समझ में आ गए होंगे, और इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जो भी आपको इसमें दिए गए होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कमियां महसूस हो रही है या कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से 8603 वाले नंबर पर आप क्वेश्चन नंबर को व्हाट्सएप कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट ऐसे वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको उसको और अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।